Hello guys and welcome back to the next video, that is video number 3 of NPO। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के बारे में, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो कब प्रिपेयर करा जाता है और उसका फॉर्मेट किस टाइप का होता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या क्या होता है एंड इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसी अकाउंट की वजह से आप लोगों को एनपीओ मुश्किल लगता है, ये सबसे मेन अकाउंट है एनपीओ का। इसी अकाउंट की वजह से आप क्वेश्चन में गलतियां करते हैं और आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी वीडियो को अच्छे से समझना। चलिए बात करते हैं कि क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Income and expenditure account is prepared at the end of the accounting year, matching the revenue receipts with the revenue expenses in order to determine the surplus or deficit। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो अकाउंटिंग ईयर के एंड पे प्रिपेयर करा जाता है, ठीक है। और इसका मोटिव क्या होता है? टू मैच द रेवेन्यू रिसीट्स। जो भी आप रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो भी आप रेवेन्यू की इनकम कमा रहे हैं उसको रेवेन्यू की एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ मैच करना। अब ये रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? दो टाइप के हमारे पास खर्चे या दो टाइप की इनकम्स होती हैं, रेवेन्यू इनकम्स या कैपिटल इनकम्स, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंसेस या फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू और कैपिटल है इसके बीच में डिफरेंस क्या है? अब आप अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करें, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते क्या हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरह कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो डे टू डे नहीं होते हैं। या फिर अगर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाएं तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आप डे टू डे जो खर्चा करते हैं और कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, सिर्फ आप खर्चा करते हैं और वो पैसा गया, आपने सर्विसेज ले ली। जैसे कि एसी का बिल, जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भरना आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंस है, पर एसी खरीदना आपके लिए कैपिटल एक्सपेंस है, क्योंकि वो एक्सपेंस आपको एक एसेट लाकर दे रहा है घर में, ठीक है। एसेट की फॉर्मेशन जब होती है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। और जब सिर्फ मतलब एक मेरली एक पेमेंट करते हैं हम किसी सर्विस की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हमने वो सर्विस ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, तो हम उसकी सर्विस की पेमेंट करेंगे, वो सर्विस खत्म और उसकी पेमेंट दे दी तो पेमेंट भी खत्म। उन्हें कहते हैं हम रेवेन्यू के खर्चे। और जब एसेट बन रहा होता है तो हम कहते हैं उनको कैपिटल के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिर्फ रेवेन्यू की रिसीट्स, रेवेन्यू वाली इनकम जो डे टू डे इनकम है हमारी, वो आती है, प्लस जो रेवेन्यू के एक्सपेंसेस, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ वो आते हैं। अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है तो वो कैपिटल एक्सपेंस है, वो यहां नहीं आएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, ठीक है, और स्विमिंग पूल बनवाया, कुछ भी करा आपने जिससे कोई एसेट बन रहा है, वो खर्चे यहां पर नहीं आएंगे। सिमिलरली कैपिटल इनकम्स भी यहां पर नहीं आएंगी, ठीक है। आपने बिल्डिंग बेची तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू में एप्रिसिएशन आ जाना मान लो, ठीक है, तो कैपिटल से इनकम हुई है, वो भी यहां पे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना आप। अब होता क्या है, आपने ये देखा होगा फाइनल अकाउंट्स में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट निकलता था या नेट लॉस निकलता था, ठीक है। लेकिन वहां ऐसा क्यों निकलता था? क्योंकि वो एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का था, इसलिए हम वहां पे वर्ड यूज करते थे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक एनपीओ का होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहां पर जो बैलेंस निकलता है, अगर हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस निकल रहा है तो सरप्लस कहते हैं उसको, टू सरप्लस। और अगर नेगेटिव अमाउंट निकल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? डेफिसिट, यानी कि बाय डेफिसिट। अब ये सरप्लस और डेफिसिट होते क्या हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम फॉर्मेट में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो देखिए इसका फर्स्ट फीचर क्या है? फर्स्ट फीचर है नेचर। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसका नेचर क्या होता है? नेचर मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, नेचर तीन टाइप के होते हैं किसी अकाउंट के। पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का हमने 11th क्लास में ट्रेडिशनल रूल क्या पढ़ा था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स।
तो जब ये अकाउंट बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, तो यही रूल लगेगा। तो इसका फॉर्मेट भी इसी तरीके से बनता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो डेबिट साइड पे आता है एक्सपेंडिचर, एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट साइड पे आती है इनकम्स, तो इसका फॉर्मेट भी बनता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स अमाउंट। अब सेकंड अगर देखें तो फीचर है इसका बेसिस। किस बेसिस पे प्रिपेयर करा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। क्या होता है ये एक्रूअल बेसिस? मैंने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बताया था कैश बेसिस पे बनता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक एनपीओ हैं, आपने अपने यहां किसी काम करने वाले को, किसी काम करने वाले बंदे को, ठीक है, उसको आपने सैलरी दे दी है 10 महीने की। ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, पर आपने सैलरी कितने महीने की दी है उसको? 12 महीने की पूरी नहीं दी, 10 मंथ्स की दी है, 2 महीने की नहीं दी आपने। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जब लिखेंगे टू सैलरी, मान लो 10 महीने की सैलरी थी 10,000, तो हर महीने की कितनी हो गई? 1000। 10 महीने की सैलरी थी 10,000, तो हर महीने की कितनी हुई? 1000। तो अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो टू सैलरी में 10,000 लिखेंगे, पर नीचे लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि बेशक आपने दी नहीं है पर वो इसी साल का खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है कि इस साल का खर्चा चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, इसे कहते हैं एक्रूअल बेसिस। चाहे दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि वो इस साल से बिलोंग करती है। उसने 12 महीने की सर्विस आपको, उस एम्प्लॉय ने इसी साल में दी है, आपने उसको 10 महीने की 10,000 सैलरी दी, तो मतलब पर मंथ आप उसको 1,000 पे कर रहे हैं, तो आपने उसको 2 महीने की भी पे नहीं करी है, तो कितनी पे नहीं करी है? 2,000 रुपए ना। 10 महीने की 10,000, तो बचे 2 महीने की 2,000। तो टू सैलरी में 10,000 लिख के अंदर ही, अमाउंट कॉलम में नहीं, अंदर ही लिखेंगे आप, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 और उसको बाहर दिखा देंगे 12,000 कि इतनी बनती थी। ठीक है, अब ये सब एडजस्टमेंट होती है जो मैंने बताया। इसका सेकंड ट्रीटमेंट भी होता है, वो जब हम बैलेंस शीट वाली वीडियो करेंगे तो मैं वहां आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो कि डेबिट साइड पे आते हैं, एंड रेवेन्यू इनकम्स, जो कि क्रेडिट साइड पे आती है। मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, ठीक है, और इनकम्स क्रेडिट साइड में आएंगी। और इसका मतलब भी बता दिया मैंने आपको कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम्स ही आती हैं इसमें, कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल की इनकम्स नहीं आती। कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल इनकम्स कहां जाते हैं फिर? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हो चुका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती नहीं, तो थर्ड क्या बचा? बैलेंस शीट। जो कैपिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्डिंग खरीदना तो एसेट है ना हमारे लिए, कहां आएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, कैपिटल की इनकम्स कहां आएंगी हमारी? बैलेंस शीट में। तो ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू की ट्रीटमेंट होते हैं, रेवेन्यू के एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की इनकम्स। कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल इनकम्स कहां आती हैं? बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। तो जब बैलेंस शीट की वीडियो करेंगे हम वहां वो चीज डिस्कस करेंगे। थर्ड देखिए, बैलेंसेस। हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में पढ़ा था कि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के, पर यहां ऐसा कोई फंडा है ही नहीं। इट हैज नथिंग लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं होता कि ओपनिंग में आपके पास कैश बैंक कितना पड़ा है, क्लोजिंग में कैश बैंक कितना पड़ा है, नहीं, कुछ नहीं देखना। सिंपल, इसमें कोई बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग होते ही नहीं है, सिर्फ खर्चे होते हैं और इनकम्स होती हैं। लास्ट में या तो सरप्लस बच जाएगा या डेफिसिट बच जाएगा। ठीक है। फोर्थ देखो, एडजस्टमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में बताया था मैंने कि उस अकाउंट के अंदर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करते हैं। कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन होती है उसका ट्रीटमेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में नहीं करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम ट्रीट करते हैं। इस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा अभी आप उस पर जोर मत दो, बिल्कुल भी अपना दिमाग आगे मत चलाओ। जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो कि एडजस्टमेंट्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में नहीं आती हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट होती हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। और ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। कोई भी एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसके मिनिमम 2 इफेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो एक भी इफेक्ट नहीं आ सकता, तो दोनों इफेक्ट्स कहां पर एडजस्ट होते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर में एंड बैलेंस शीट में। ठीक है,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में ही हमेशा दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड होंगे। अब वो कहां होंगे वो डिफरेंट एडजस्टमेंट्स पे डिपेंड करेगा। आगे देखते हैं पीरियड। इन दिस अकाउंट, मतलब पीरियड मतलब कौन से पीरियड की ट्रांजैक्शंस हम लेते हैं। पीरियड का मतलब यहां ये है, इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। इस अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन सिर्फ करंट ईयर को रिलेट करती हैं, सिर्फ करंट ईयर को, वही रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, सिर्फ करंट ईयर की खर्चे, करंट ईयर की इनकम्स, करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंसेस, करंट ईयर की रेवेन्यू इनकम्स, सिर्फ यही रिकॉर्ड होते हैं इस अकाउंट में। नो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस और फ्यूचर ईयर एक्टिविटीज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने आज सैलरी पे करी है इस ईयर में 25,000 और 5,000 वो प्रीवियस ईयर वाली पे करी है, तो उस 5,000 को आपको हटाना पड़ेगा यहां से। क्यों? क्योंकि आपने सैलरी 25,000 पे करी है, मान गए, लेकिन 5,000 पिछले साल से बिलोंग करती थी, करंट ईयर की नहीं थी, तो हटानी पड़ेगी। तो टू सैलरी 25,000 लेस आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की थी, मतलब उसको बिगिनिंग कहते हैं, पिछले साल को कहते हैं आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। वो अभी मैं आगे आपको करवाने वाला हूं, आप ज्यादा वर्ड्स पे इतना फोकस मत करो, बस एक छोटी सी चीज समझो कि ये सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को लेता है, रिकॉर्ड करता है। अगर आपने सैलरी 25,000 दी है, जिसमें से 5,000 पिछले साल की उधारी की सैलरी थी जो आपको देनी थी, तो इस साल की कितनी है? 20 ना, 20,000 ना, तो 25,000 में से 5,000 हटाकर लिखोगे आप इस अकाउंट के अंदर। सैलरी खर्चा है, डेबिट साइड पे आएगा टू सैलरी, 25,000 में से 5,000 हटाकर 20,000 लिखोगे। ठीक है, नो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीवियस और फ्यूचर ईयर एक्टिविटीज। चलिए, ये तो बात हुई इसके फीचर्स के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता क्या है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। अब देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको डेट दी हो, कौन सा ईयर एंड हो रहा है, ठीक है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट में ऑल द एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, एंड क्रेडिट में ऑल द इनकम्स, तो इनकम्स क्रेडिट होंगी। इतना क्लियर है? तो फॉर्मेट हुआ एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब एक एक करके दोनों साइड डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो रेंट आपका क्या है? डे टू डे का खर्चा है ना, हर महीने देना है तो देना ही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, और खर्चा है तो डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना है तो देना ही है। ये कोई इंश्योरेंस प्रीमियम से आपको कोई एसेट मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, रेंट देने से कोई एसेट मिलता है? नहीं मिलता। तो ये रेवेन्यू के खर्चे हुए। किसी भी खर्चे को पहचानना हो रेवेन्यू का या कैपिटल का है, तो ये देख लो, क्या जब मैं इसकी पेमेंट करूंगा तो मुझे कोई एसेट मिल रहा है परमानेंटली? नहीं। रेंट देने से आपको घर मिल जाता है पूरा? नहीं। आपका थोड़ा हो जाता है घर, रहने के लिए मिलता है सिर्फ। ऐसे इंश्योरेंस प्रीमियम रेवेन्यू का एक्सपेंस है, डेबिट में। स्टेशनरी खरीदी, ठीक है, डेबिट में। अब आप ये मत कहना मेरे पास तो पेन पड़ा है, मेरा एसेट है, वो इतनी बहुत बड़ी वैल्यू का नहीं है जो आपके एसेट की तरह एक्ट करे। ठीक है, तो इसी तरीके से डेप्रिसिएशन जो होता है एसेट्स पे, जो आपके एसेट होते हैं वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू में फॉल आ जाता है, तो आपके लिए वो नुकसान है, एक्सपेंस है। ठीक है, और वो हर साल होता ही होता है, तो रेवेन्यू है। ठीक है, नॉर्मली होता ही रहता है, तो वो रेवेन्यू का खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंस है। ऑनरेरियम, आपने किसी को इज्जत के तौर पे पेमेंट करी उस एक्टिविटी के लिए जिसके लिए वो लायबल नहीं था। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पिछली वीडियो में, कोई आपको ट्यूशंस पढ़ाने आता है और वो आपको कैसियो सिखा देता है, या फिर आपका कोई होमवर्क कंप्लीट करवा देता है अलग सब्जेक्ट का, तो आप उसको कहते हैं कि सर थैंक यू, आपने मेरे लिए ये करा, आपको ये पेमेंट मिलनी चाहिए। वो आपसे पेमेंट के बाउंड नहीं था पेमेंट के लिए, लेकिन आपने फिर भी उसको दी, तो ठीक है, इसे कहते हैं ऑनरेरियम। तो ये भी आपके लिए खर्चा है। आपने रिपेयर्स कराई छोटी मोटी, ये भी आपके लिए खर्चा है। ठीक है, आपने सैलरी दी अपने स्टाफ को, ये भी आपके लिए रेवेन्यू का खर्चा है। तो ये तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ मैंने डिस्कस कर दिया आपको समझाने के लिए। अब बात करते हैं इनकम्स की। इनकम में देखिए, बाय हॉल रेंट, आपने आपके एनपीओ के पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास एक हॉल है जिसमें फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराए जा सकते हैं, किसी ने वो लिया, उससे आपको रेंट आया, तो ठीक है, रेवेन्यू की इनकम है। ठीक है, आपने कोई बेच तो ना दिया पूरा हॉल जो आपने कैपिटल की इनकम कमाई, आपने तो सिर्फ रेंट पे दिया है। एंट्रेंस फीस, किसी को आपके क्लब का मेंबर बनना है, एंट्री लेनी है, तो उसके लिए फीस उसने पे करी, तो आपके लिए रेवेन्यू इनकम है। किसी ने आपका, मान लो आपका कोई एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए, किसी ने आपको डोनेशंस दे दी, आपके पास डोनेशन आई है, तो वो आपके रेवेन्यू की इनकम है। अब यहां जरा ध्यान देना, मैंने बोला रेवेन्यू की इनकम है, बट बताया था पिछली वीडियो में कि डोनेशंस दो टाइप की होती हैं,
नॉर्मल डोनेशंस मतलब जर्नल डोनेशंस जो कि ये वाली है, और स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, और कौन सी होती है? स्पेसिफिक डोनेशन। अगली वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिक डोनेशंस के बारे में ही पढ़ाऊंगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये समझो कि जो जर्नल डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन होती है वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो होती है रेवेन्यू नेचर की, रेवेन्यू इनकम। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है, जैसे बिल्डिंग के लिए फंड आया, ठीक है, टूर्नामेंट के लिए फंड आया, ठीक है, तो ये किस लिए आया? बिल्डिंग बनाने के लिए, टूर्नामेंट कराने के लिए, ठीक है, ब्लाइंड चिल्ड्रंस के लिए कोई आई केयर वो लगाने के लिए, कैंप लगाने के लिए जो स्पेसिफिक फंड्स आते हैं वो कैपिटल नेचर की इनकम होती है। ठीक है, वो कैपिटल नेचर की उसमें मानी जाएगी। लेकिन जो जर्नल होती है कि बस पैसा आ गया आपके पास, किसी भी तरह यूज करो, उन्हें कहते हैं जर्नल डोनेशन, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब आपके पास पेपर्स पड़े थे, ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी जो होती है आपकी, ठीक है, स्क्रैप, आपने वो बेच दिया, उससे पैसा आया, तो कोई एसेट थोड़ा ना बना आपके पास, तो ये भी रेवेन्यू की इनकम है। मिसलेनियस रिसिप्ट, छोटे मोटे और आपके पास पैसे आ गए कहीं से, वो भी आपकी क्या हुई? रेवेन्यू की इनकम। सब्सक्रिप्शन, आपके क्लब का कोई मेंबर बनना चाहता है, उसने आपके क्लब को सब्सक्राइब करा कि मेरे को मेंबर बनना है, उसने सब्सक्रिप्शन फी दी आपको, तो आपके लिए रेवेन्यू की इनकम है। ठीक है, ये आपके लिए रेवेन्यू की इनकम है। अगर आपको कोई लाइफ मेंबरशिप फी दे देता है, मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, लाइफ मेंबरशिप फी दे देता है, तो वो आपके लिए इनकम तो है, पर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो रेवेन्यू इनकम नहीं है। लाइफ मेंबरशिप फी, अगर यहां लिखा होता बाय लाइफ मेंबरशिप फी, क्योंकि एक बंदा आपको अपनी पूरी जिंदगी के लिए आपकी मेंबरशिप लेने के लिए फी दे रहा है, तो आप उसको पूरी जिंदगी लायबल रहोगे कि आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो वो आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी, कैपिटल की इनकम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, पर अब इस वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो एनपीओ के क्वेश्चंस में बच्चों को अटकाता है, लेकिन वो बहुत आसान है, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, आपको उसको याद नहीं करना, कंसेप्चुअली उसको क्लियर करना है दिमाग में। चलिए, अब जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था, बाय सब्सक्रिप्शंस, ये आपकी इनकम होती है। आपके क्लब को कोई सब्सक्राइब कर रहा है, आपको पैसे देगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसने आपको क्लब की सब्सक्रिप्शन के लिए दिए 50,000 रुपए, 50,000। अब ये जो 50,000 रुपए उस बंदे ने आपको दिए हैं ना, आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, नीचे, ये तो आपको बॉक्स में गिवन है। आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, कुछ चीजें बॉक्स में गिवन होंगी, कुछ चीजें बाहर गिवन होंगी। तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि आपका इस 50,000 में इंक्लूड होता है वो अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ₹3,000 इज रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर। ये जो आपको सब्सक्रिप्शन मिली है, इसमें ₹3,000 इंक्लूडेड है जो प्रीवियस ईयर के लिए मिले हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर के लिए मिले हैं, इस साल मिले हैं, तो मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं मिले थे। प्रीवियस ईयर के 3,000 इस ईयर में मिल रहे हैं, तो मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं मिले थे, तो मतलब प्रीवियस ईयर में वो आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। और आउटस्टैंडिंग कब रहे होंगे? प्रीवियस ईयर में। तो मैं कह देता हूं उसको आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग। ठीक है, कंसीडर करो कि अभी चल रहा है 2019-20 आपका फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। तो आपका इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस 19-20 में आपको सब्सक्रिप्शन मिली इतनी, पर इसके अंदर इंक्लूडेड है एक 3,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन जो आपको पिछले साल की वजह से मिल रही है, कि आपको पिछले साल नहीं मिली थी। तो अगर पिछले साल नहीं मिली थी, तो मैं बोलूंगा कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग रह गई थी मेरी इनकम। और पिछले साल मतलब आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग, पिछला साल बिगिनिंग माना जाता है। ठीक है, कि पहले, इस साल से पहले, इस साल के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग रह गई थी। तो मैंने कहा था सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये 3,000 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? माइनस, ब्रैकेट लगा दो, माइनस का साइन हो जाता है। इसी तरीके से मैं आपसे बात करता हूं कि यहां पर आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है? कि आपको जो सब्सक्रिप्शन मिली है 50,000 रुपए की, इसमें एक 2,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन ऐसी है, इसमें एक 2,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो आपको आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर। आपका ये ईयर कौन सा है? 2019-20। तो 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को
आपकी 2,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आपको मिली नहीं है अभी तक। तो आप सीधी सीधी सी बात सोचो, 31 मार्च 2020 पे आप खड़े हो और आप सोचते हो कि मुझे 2,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है इस साल, तो किस ईयर से बिलोंग करती होगी वो? इसी ईयर से बिलोंग करती होगी ना, तभी तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। पूरे साल मैंने वेट करा, एंड डेट पे मैं खड़ा हूं और मैंने सोचा मुझे इस साल 2,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन नहीं मिली जो मिलनी थी, तो आउटस्टैंडिंग हुई वो सब्सक्रिप्शन। और ये आप कब सोच रहे हो? एंड डेट पे खड़े होकर सोच रहे हो। तो इसका मतलब ये सब्सक्रिप्शन आपको कौन से ईयर में मिलनी चाहिए थी? करंट ईयर में, 1920 आपके ईयर में ये मिलनी चाहिए थी, पर आप एंड डेट पे खड़े होकर सोच रहे हो कि आपको ये नहीं मिली है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर की चीज एक्रूअल बेसिस, चाहे मिली हो चाहे नहीं मिली हो, पर ऐड तो होगी। तो ये हो जाएगा 2000 पॉजिटिव। ठीक है, समझे? बिगिनिंग का माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन थी, इसको हटाओ, सिर्फ करंट ईयर का मैटर लेना है। ठीक है, और एट द एंड वाला प्लस इसलिए हुआ, सॉरी ये 200 लिख दिया मैंने, 2000 आएगा। और एट द एंड वाला प्लस इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं एंड, अपने ईयर के एंड में खड़े होकर ये सोचता हूं कि मेरे को 2,000 रुपए नहीं मिले, तो वो किस साल के नहीं मिले होंगे? इसी साल के नहीं मिले होंगे ना, तभी तो मैं वरी हो रहा हूं एंड डेट पे खड़ा होकर कि मेरे को ये 2,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। ऐसी ही बात करते हैं कि आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गई। क्या मिल गई? एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गई। और कब मिली? बिगिनिंग में। फॉर एग्जांपल आपको मिली, आपका ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आपको एडवांस बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल 2019 को आपको 1,000 रुपीज, कितने? 1,000 रुपीज मिल गए, एडवांस में मिल गए। एक बंदा आया बोला कि सर आप एडवांस में ले लो मेरी सब्सक्रिप्शन, बार बार का कौन चक्कर रखे। तो आपने कहा चलो ठीक है दे दो। तो आपको 1 अप्रैल 2019 में सब्सक्रिप्शन मिली है एडवांस में। जो ये आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन 1 अप्रैल 2019 को मिली है, ये कौन सी ईयर के लिए मिली होगी? इस करंट ईयर के लिए मिली होगी। क्योंकि अगर पहली तारीख को मिल रही है, 1 अप्रैल 2019 को मिल रही है, तो वो 1,000 रुपए पूरे साल चलेंगे। ठीक है, कि मतलब वो पूरे साल के लिए देके पहले ही चला गया आपको, तो वो इस साल से बिलोंग करते हैं, तो 1,000 रुपीज ऐड होंगे। कंसेप्ट समझना, भी टेबल भी दिखाऊंगा। अब मैं एक चीज और मानो, देखो एडवांस एट द एंड। अब मानो कि 31 मार्च 2020 जो आपके ईयर की एंड डेट है, 31 मार्च 2020 इस डेट को कोई आपको 2,000 रुपए एडवांस दे गया आपके ईयर की लास्ट डेट पे, तभी एंड लिखा है मैंने। कोई एडवांस दे गया तो वो एडवांस एट द एंड हुआ। सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे गया, कितनी दे गया? 2,000 रुपए। तो वो किस साल के लिए देके गया होगा? इस साल के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो साल के एंड में एडवांस दे रहा है तो वो अगले साल के लिए देके गया होगा ना। और अगले साल की चीज मैं इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पीरियड वाले फीचर में मैंने आपको बताया था कि इसी साल की चीज इंक्लूड होगी, अगले साल की चीज इंक्लूड नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एडवांस एट द एंड, जो एंड डेट पे मुझे एडवांस मिल रहा है वो एडवांस नेक्स्ट ईयर का है, तो उसे हटाओ। एडवांस इन द बिगिनिंग, जो मुझे ईयर की स्टार्टिंग में ही सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल रही हैं, ईयर की स्टार्टिंग में ही मुझे पैसा मिल रहा है, वो मेरे किस ईयर के लिए होगा? करंट ईयर के लिए। क्योंकि कोई बंदा फिजूल में पैसा नहीं देके जाएगा, बिगिनिंग में देके जा रहा है तो पूरे साल का एडवांस देके जा रहा है, एंड में देके जा रहा है तो अगले साल का देके जा रहा है, तो अगले साल का हटाओ। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कुछ चीज आउटस्टैंडिंग है, मुझे नहीं मिली है, तो पिछले साल की है इसलिए नहीं मिली है, तो हटाओ। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है अगर, तो मतलब आप अपने साल की आखिरी डेट पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि यार ये चीज मुझे मिलनी चाहिए थी पर मुझे मिली नहीं है। मिलनी चाहिए थी कब? इसी साल मिलनी चाहिए थी ना, तभी तो वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड रह गई, पूरे साल नहीं मिली, तो वो करंट ईयर की है। तो ध्यान रखना कि ऐसे रटना मत कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस होता है तो एंड वाला प्लस होता है, एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस होता है तो एंड वाला माइनस होता है। रटना नहीं है, कंसेप्ट से समझना है कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग क्यों माइनस होता है, क्योंकि बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर का होगा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का होगा, और अगर इस साल मिल रहा है तो वो इस साल की इनकम नहीं है, हटाओ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला, आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाला, साल के अंत में कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया मिलना, तो वो इस साल का रह गया, करंट ईयर का, तो ऐड करो। एडवांस मिल गया मुझे बिगिनिंग में, तो क्यों देके गया वो बंदा? पूरे साल के लिए देके गया, तो इस ईयर के लिए देके गया है, करंट ईयर के लिए।
और एडवांस एट द एंड, कोई बंदा आखिरी डेट पे साल के एडवांस क्यों देके जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो माइनस। तो ये कंसेप्ट होता है। अब आप इसका यहां ट्रीटमेंट करके देखेंगे, 50 में से 3000 गया तो 47,000 प्लस 2000 तो कितना हुआ 49, वापस से प्लस 1000 तो 50,000 और उसमें से 2000 माइनस तो 48,000। ये होगा आपका, ठीक है, 48,000। यहां आप ये वैल्यू लिखेंगे। अब ये सारी वैल्यूज कहां आएंगी ये मैं आपको बड़े क्वेश्चन में बताऊंगा। ये यहां तो आ गई, अब ये बैलेंस शीट में भी तो आएंगी ना कहीं। ये एडजस्टमेंट ही तो है, मैंने बताया एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के एडजस्टमेंट में मैं बोलता हूं कि दो इफेक्ट होते हैं, तो एक इफेक्ट तो इस अकाउंट में दिखा दिया हमने इन आइटम्स का, दूसरा इफेक्ट कहां आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, नहीं, वहां तो एडजस्टमेंट ट्रीट करते ही नहीं। ये सारी एडजस्टमेंट और कहां आएंगी बैलेंस शीट में। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जब बैलेंस शीट का टॉपिक करेंगे कि कहां कहां ट्रीट होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये 48,000 आएगा। चलिए, अब इनकम साइड से हमने एक सब्सक्रिप्शन का तो एग्जांपल ले लिया कि ये आउटस्टैंडिंग एडवांस के क्या ट्रीटमेंट होते हैं। एक ना एक्सपेंडिचर साइड से भी देखते हैं। मान लो सैलरी आपने एक साल में पे करी, वही 1920 आपका जो है वो है आपका करंट ईयर, और उसमें आप सैलरी आपको पेमेंट करते हुए दिखा रहा है क्वेश्चन 40,000। आपने 40,000 सैलरी पे करी। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलता है कि जो प्रीवियस ईयर की सैलरी है जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी 2000। प्रीवियस ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी तो पहले तो वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग, और प्रीवियस ईयर की है तो करंट से प्रीवियस वाला कौन सा होता है, बिगिनिंग वाला ईयर। मतलब मेरे ईयर के बिगिनिंग में पता लगेगी ना मुझे ये बात, मेरे ईयर के बिगिनिंग में 1920 के बिगिनिंग में मुझे पता लगता है कि मेरी कुछ आउटस्टैंडिंग है सैलरी पिछले साल की, ठीक है। तो अगर पिछले आउटस्टैंडिंग है वो भी पिछले साल की, तो वो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हुई। कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल की है तो मुझे बिगिनिंग में पता लगेगा। तो सिंपल सी बात है, पिछले साल की अगर आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपीज तो मैं पिछले साल की तो इंक्लूड करता ही नहीं, तो माइनस करो। समझ में आया, हम पिछले साल की सैलरी तो इंक्लूड करते ही नहीं, तो अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग कहलाता है, और वो पिछले साल का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेते ही नहीं है, सिर्फ करंट ईयर की वैल्यूज लेते हैं, तो हटाओ उसको 2000 को। ऐसे ही मान लो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस साल की एंड डेट पे यानी कि 31 मार्च 2020 को आपको यह पता लगता है कि आपकी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपीज, ठीक है। आपकी जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है 4,000 रुपीज। तो अब आप खुद सोचो, आपको साल की एंड डेट पे 31 मार्च 2020 को पता लगता है कि आपने कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग, कुछ सैलरी अभी तक नहीं दी है, आपने पेमेंट नहीं करी है, सैलरी खर्चा है ना, तो आपको साल की एंड डेट पे पता लग रहा है कि आपने 4,000 रुपए की सैलरी अभी तक नहीं दी है। तो वो किस साल की होगी जो आपको एंड डेट पे पता लग रही है, इस साल के। इस साल के एंड डेट पे खड़ा होकर बंदा क्या सोचता है कि मैंने सैलरी 4,000 की नहीं दी है, तो कब नहीं दी है, इस साल नहीं दी है, करंट ईयर में 1920 में नहीं दी है, तो इसलिए ये ऐड होती है कि ये देनी है। ये देनी तो थी ना, पर एंड डेट पे खड़े होकर सोच रहे हो कि पैसे नहीं थे तो इस बार दी नहीं है 4,000 सैलरी, तो ये बिगिनिंग वाली माइनस होती है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाली प्लस होती है। सिमिलरली एडवांस इन द बिगिनिंग, आपने किसी एम्प्लॉय को, कोई एम्प्लॉय आया, उसने बोला सर मुझे बहुत जरूरत है, 1 अप्रैल 2019 को आया आपके फाइनेंशियल ईयर की पहली डेट पे, बोला सर मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे आप 1,000 रुपए दे दीजिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जरूरत है तो एक काम करो, ये लो तुम, अभी साल स्टार्ट ही हुआ है, बिगिनिंग ही है साल की, तुम एडवांस ले जाओ 1,000 रुपए। मैंने दे दिया। अब अगर मैंने एडवांस दे दिया 1,000 रुपए, तो मैं वो 1,000 रुपए उसकी सैलरी में से, मतलब मैंने उसको सैलरी 1,000 रुपए एडवांस दे दी ना, तो मैं उससे क्या कहूंगा कि भाई मैं इस साल तुझे सैलरी 1,000 रुपए कम दूंगा, मैं ऑलरेडी खर्चा कर चुका हूं। तो आपने क्या सोच के उसको 1,000 रुपए दिए होंगे कि यार मैं इस साल तो इसको सैलरी देता ही, तो एक काम करता हूं पहले से इसको सैलरी की पेमेंट मान लेता हूं। सिंपल टर्म्स में आप किसी को एडवांस दे रहे हो बिगिनिंग में, तो आप कोई पागल तो नहीं हो कि उसको ऐसे ही एडवांस दे दोगे, वो लेके भाग गया तो आप भी सोचोगे ना कि इस साल उसने अभी कुछ काम तो करा नहीं है, एडवांस लेके जा रहा है, और इस साल मैंने उसको सैलरी वैसे भी देनी थी तो चल अभी दे देता हूं। तो एडवांस इन द बिगिनिंग आप क्या सोच के देते हो कि करंट ईयर में वो काम करेगा तो सही, तो 1,000 रुपए उसके मान के दे देता हूं। तो ये सैलरी किसकी होगी एडवांस इन द बिगिनिंग, करंट ईयर की। कि आप बिगिनिंग में किसी को एडवांस दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये एडवांस है, बिगिनिंग का है, चलो ठीक है इस साल तुम मेरे लिए काम तो करोगे ही, तो 1,000 रुपए खर्चा मान लिया आपने पहले ही, तो ये ऐड होता है, ठीक है। ऐसे एडवांस एट द एंड। अब कोई बंदा आपके पास साल की एंड डेट पे आता है और बोलता है सर मुझे ना 3,000 रुपए की जरूरत है, तो आप कहते हो कि यार अब तो एंड डेट है, तुम ऐसे कैसे मांग रहे हो,
तो उसने कहा सर बहुत जरूरत है, प्लीज आप देख लेना, नेक्स्ट ईयर की सैलरी थोड़ी कम दे देना। तो मैंने क्या सोचा, मैंने उसको 3,000 रुपए की पेमेंट कर दी। पर क्या वो मेरा इस साल का खर्चा है? एंड डेट पे दे रहा हूं, एडवांस दे रहा हूं एंड डेट पे। तो किस लिए दे रहा हूं? कि उससे अगले साल काम निकलवाऊंगा। तो ये अगले साल की है ना बकाया, तो समझ रहे हो, ये अगले साल की मानी जाएगी ना। 3,000 रुपए मैं उसको क्यों दे रहा हूं? ये 1,000 मैं उसको दे रहा था कि मैं उससे इस साल काम निकलवाऊंगा, इसलिए जोड़ ली मैंने करंट ईयर। ये एडवांस एट द एंड दे रहा हूं 31 मार्च 2020 को। ये 3,000 क्यों दे रहा हूं? कि अगले साल काम निकलवाऊंगा। तो ये अगले साल की है ना, तो हटाओ इसको, माइनस करो। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस, ब्रैकेट लगा देना ये माइनस वाली चीजों में। ठीक है, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, बीच के 4,000 1,000 ऐड हो रहे हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं। नेट फिगर क्या होगी, 40 में से 2 गए 38 में 4,000 प्लस करो 42 में 1 प्लस करो 43 और 3,000 लेस कर दो तो 40,000। ठीक है, ये बाई चांस वही आ गया 40,000, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सेम आए। अब ये एडजस्टमेंट थी चारों, तो इनका एक ट्रीटमेंट, एक इफेक्ट तो आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में? नहीं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में एडजस्टमेंट्स नहीं आती। दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका बैलेंस शीट में। तो जब बैलेंस शीट सीखेंगे हम तब कंटिन्यू करेंगे इस चीज को कि ये कैसे रिकॉर्ड होगी वहां पर। सो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको ये टेबल शो कर रहा हूं, बाकी इसकी नीड नहीं है क्योंकि फिर आप रटने लग जाओगे। अब देखो, जिसको रटना है वो रट ले, मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, पर अगर समझोगे नहीं तो करोगे नहीं, ये बात तो क्लियर है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं तो यही कहूंगा कि जो मैंने समझाया है उस तरीके से समझ लो, ये रटने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का माइनस होता है, देख लो, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है तो माइनस ही होता है। आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस होता है, एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस, एक्सपेंसेस में भी आउटस्टैंडिंग एंड का प्लस। एक्सपेंसेस इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनका नेचर सेम रहता है। एडवांस बिगिनिंग वाला प्लस होता है क्योंकि बिगिनिंग में एडवांस मिला है तो इस साल के लिए मिला है। ठीक है, और तो ये देखो प्लस हो रहा है एडवांस बिगिनिंग। एडवांस एंड का माइनस होता है क्योंकि अगर एंड में एडवांस हो रही कोई चीज तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए हो रही है। एंड में एडवांस क्यों होगी, अगले साल के लिए, तो इसलिए वो माइनस होती है। ठीक है, तो ये था आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग, एडवांस, एंड, ये सब इन सब चीजों का कंसेप्ट। ये आपको सुनने में अगर बेशक आसान लग रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आप एनपीओ का क्वेश्चन टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जिसको नहीं आता वो तो भूल जाना कि वो एनपीओ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, बट अगर आप इसको अच्छे से समझ लो तो एनपीओ का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है और ये कंसेप्ट भी बहुत ईजी है। सो यही था बस आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि डोनेशंस में जर्नल डोनेशंस होती हैं तो वो यहां आती हैं, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशंस कहां जाती हैं, बैलेंस शीट में। तो मैं स्पेसिफिक डोनेशंस के बारे में बताऊंगा आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग नेक्स्ट वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 4 में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और मेरे पर्सनल नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। अगर आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड या मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको फुल फ्लेज नोट्स, कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो में डाउट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में डाउट है, तो मैंने उसके लिए भी वीडियोस प्रिपेयर करी हैं। आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उससे आपको काफी अच्छा क्लियरेंस मिलेगा अपने कंसेप्ट्स में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूं, अब वहां से मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। हैव अ नाइस डे।